हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन। यहाँ पूछा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसके अदर नेम है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमसे पूछा है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, या फिर बैलेंस अमाउंट पर, या फिर स्क्रैप वैल्यू पर। तो राइट आंसर है ए, ओरिजिनल कॉस्ट पर। थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है। ये कहता है कि एन इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू नील और इट्स रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम इक्वल अमाउंट को राइट ऑफ करते हैं थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट, और एट द एंड एसेट की वैल्यू नील हो सकती है इस मेथड के अकॉर्डिंग। ओके। और अगर हमसे अब ये पूछा जाता है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। और अगर हमसे रेट पूछी जाए तो उस डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट से और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। आगे देख लेते हैं। एसेट्स विच हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर टर्म्ड एज। जो एसेट लिमिटेड यूजफुल लाइफ रखती हैं उन्हें आप बोल सकते हो वे डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। देखिए डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती हैं। ये वो एसेट होती हैं जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, और वे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ हो रही हों, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हों, या फिर रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हों। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ऐसी कोई मशीन या कोई ऐसी एसेट जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हों, या फिर आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ मीन्स ऑफिस में यूज़ कर रहे हो लाइक फर्नीचर का। और अगर आप उसका खुद यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब ये सब इंक्लूड हो जाएगा डेप्रिशिएबल एसेट्स में। ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, बी, डेप्रिशिएबल एसेट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देख लेते हैं। टोटल डेप्रिशिएशन कांट एक्सीड्स इट। हमसे पूछा है कि जो टोटल डेप्रिशिएशन है वो कौन सी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर है डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है क्या। डेप्रिशिएबल वैल्यू एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस में से जब हम साल्वेज वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वही है डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो हम इसको टोटल डेप्रिशिएशन जो चार्ज करने वाले हैं वो इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ इट्स डेप्रिशिएशन, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस साल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल एसेट। क्लियर। आगे देखते हैं। व्हेन विल वी चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को आप कब चार्ज करते हो, साल के शुरुआत में, या साल के एंड में, या फिर जब मशीन खरीदिए उसके 1 महीने बाद, या फिर डेप्रिसिएशन की नीड ही नहीं होती। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है बी, एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमें यहाँ बोला है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग क्या ट्रू नहीं है। अंडर इट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये बोला गया है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर चार्ज किया जाता है। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर हम एसएलएम मेथड में करते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में नहीं करते। उसके बाद अंडर इट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब भी कॉस्ट प्राइस ही होता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर हम एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें तो क्या उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं करते। ये भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग था। उसके बाद सी, इन दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रेट परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन गेट्स रिड्यूस्ड एवरी ईयर। नहीं, रेट परसेंट रिड्यूस नहीं होता, डेप्रिसिएशन की अमाउंट रिड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ नॉट ट्रू पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी रॉन्ग है। ओके। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता क्या है। इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज
ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम फिक्स्ड परसेंटेज से चार्ज करते हैं और किस पर चार्ज करते हैं, बुक वैल्यू पर चार्ज करते हैं। ओके उसके बाद दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स विल इंक्रीजेज एज द एसेट गेट ओल्ड, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इन अर्लियर ईयर्स शुड बी हाई when the repair cost is expected to be low and depreciation in later years should be low when the repair cost is expected to be high। देखिए ये ऐसे बोलता है कि रिपेयर की जो कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में कम आती है तो उस टाइम हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और बाद में जब एसेट पुरानी हो जाएगी तो रिपेयरिंग की कॉस्ट ज़्यादा आएगी तब डेप्रिसिएशन को कम चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस मेथड हो सकता है या बैलेंस बना करके रखता है। देखिए देयरफॉर दिस मेथड विल रिजल्ट इन ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन इन ऑल द ईयर्स ऑफ यूज ऑफ द एसेट। क्लियर, आगे देख लेते हैं। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट किया जाता है, अभी हमने देखा बुक वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एन अंडर रूट रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100 और एन क्या है यहाँ पे यूजफुल लाइफ। ये है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके आगे देख लेते हैं। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन, देखिए ये पूछ रहा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होता है या सेम रहता है। तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन हाई रहता है और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता रहता है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास 50,000 की एसेट है और इसके ऊपर हम 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आया 5,000 तो हमारी एसेट की वैल्यू रह गई 45,000 और अब नेक्स्ट ईयर जब हम इस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पर आएगा 4,500। तो इस तरह से ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ओके आगे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली मेथड इन विच वी कैन चार्ज डेप्रिसिएशन मोर देन इट्स कॉस्ट। ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन हम उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो वो मेथड है एनुटी मेथड। देख लेते हैं इसको। एनुटी मेथड क्या बोलता है, दिस इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। ये मेथड ये बोलता है कि जिस पैसे से आपने एसेट को ख़रीदा है, अगर आप वो पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट करते तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता। तो अब ये बोलता है कि उस इंटरेस्ट को आप कॉस्ट में प्लस करके आप उसको डेप्रिशिएट करिए। तो ये इंटरेस्ट को मैटर देता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देख रहा है। ये बोलता है कि वो इन्वेस्टमेंट अगर आप बाहर करते तो उस पर भी आप इंटरेस्ट कमाते, तो जो जिसका अब आप लॉस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बोलता है इंटरेस्ट लॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, तो उसे ही ये प्लस करने के लिए बोलता है। तो इसलिए ये बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो सकता है। ओके आगे देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डेप्रिसिएशन फंड मेथड हम सिंकिंग फंड मेथड को बोलते हैं। अब देख लेते हैं ये होता क्या है। ये मेथड बोलता है कि जैसे हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं उसको P&L में शो करते हैं और उस डेप्रिसिएशन को हम बाहर कहीं किसी को कैश की फॉर्म में पे करने नहीं जाते, उस पैसे को हम अलग से ही अपने ही कंपनी में अलग से एक यूँ समझ लीजिए कि तिजोरी में रखते रहते हैं और साल दर साल उसको रखते ही रहते हैं। और जब एट द एंड ऑफ एसेट, जब एसेट का एंड आ रहा होता है, मीन्स जब हमें नई एसेट की नीड होती है या एसेट को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास इतना पैसा हो सकता है कि इकट्ठा ना हो पाए उस डेप्रिसिएशन से कि हम नई एसेट को परचेज़ कर पाएँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे पहले हम हमारे ही पास एक फ़ंड क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंकिंग फ़ंड अमाउंट। और ये फ़ंड की अमाउंट उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट से ही क्रिएट किया जाता है और बाद में इस फंड से हम पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, उसको बोलते हैं सिंकिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है।
तो उस पैसे को जब हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, और उस इंटरेस्ट को भी हम सिंकिंग फंड में प्लस करते हैं। उसके बाद में उस इंटरेस्ट को वापस से इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। जितने भी टाइम के लिए हमने वो इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर देते हैं, और जो अमाउंट उससे मिलती है उससे हम नई एसेट परचेज कर लेते हैं। तो यही सब है सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। और लास्ट में अगर सिंकिंग फंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर डेफिशिट का बैलेंस आता है तो उसको हम P&L में डालते हैं, और अगर सरप्लस का बैलेंस आता है तो उसको हम जनरल रिजर्व में डालते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसका अदर नेम है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ओके, आगे देख लेते हैं। द मेथड इज स्पेशली सूटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, वो है डिप्लेशन मेथड। हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ही हम माइन से या ऑयल वेल से हम ऑयल को निकालते हैं या कोयले को निकाल लेते हैं तो उनकी वैल्यू डिप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी सर्टेन अमाउंट होती है, तो इसीलिए उसके लिए हम डिप्लेशन मेथड को फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं मेथड क्या कहता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा कंटेनिंग ओनली ए सर्टेन क्वांटिटी। क्योंकि वहाँ पर सर्टेन क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम डिप्लेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये मेथड कैसे कैलकुलेट करता है डेप्रिसिएशन को? द डेप्रिसिएशन रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट को आप डिवाइड कर दीजिए उसकी एस्टिमेटेड क्वांटिटी से, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल। फिर बोलता है कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई बाय द रेट पर यूनिट। जो अब यहाँ से हमारी रेट आएगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जो क्वांटिटी आप एक्सट्रैक्ट करोगे, मीन्स जो क्वांटिटी उस खान से आप निकालोगे। ये तो उसकी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी थी, आपको लग रहा था कि उस खान के अंदर इतनी तो अमाउंट है, मीन्स कोयला इतना तो होगा उसके अंदर, इतने यूनिट इतना टन आपको मिल जाएगा, और यहाँ से जो हर साल आप निकाल रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मशीन आर रेट मेथड। यहाँ कुछ एक मेथड है जिनको मैंने डायरेक्टली लिखा है और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको एक बार देख लेते हैं। मशीन आर रेट मेथड क्या बोलता है? द लाइफ ऑफ ए मशीन इज़ नॉट एस्टिमेटेड इन ईयर्स। इसके अकॉर्डिंग हम मशीन की लाइफ को ईयर्स के अकॉर्डिंग नहीं मेज़र करते, इट इज़ एस्टिमेटेड इन आवर्स। ये आवर्स में मेज़र करता है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड फॉर रनिंग आवर्स ऑफ द मशीन एंड डेप्रिसिएशन इज कंपाउंडेड अकॉर्डिंगली। ये कैसे कैलकुलेट करता है? आर्ली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा कॉस्ट ऑफ मशीन को, जब आप मशीन आर से डिवाइड कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्लियर? बहुत ईजी सा है। आगे देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या बोलता है। दिस मेथड इज अप्लाइड वेयर द वैल्यू ऑफ द एसेट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इट प्रोड्यूसेस। कि जो वैल्यू है एसेट की वो उसकी जो यूनिट है प्रोड्यूस करने की, जो उसकी प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं उसके क्लोज ही होती है। Thus, in the years when the asset is heavily used, the amount of depreciation will be high. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डेप्रिशिएबल वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। फिर ये जो हमसे बोला जाए कि डेप्रिशिएबल वैल्यू कहाँ से मिलती है आपको, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू मिलेगी ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने से। ओके, बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। उसके बाद हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, बिकॉज रिवीजन इज इक्वल टू रिटेंशन। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू allocate कॉस्ट ऑफ द एसेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम मार्केट प्राइस को नहीं देखते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। आगे बोला है कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स या प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है? ये है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को रिप्लेस कर दिया है। फिर बोला जा रहा है कि डेप्रिसिएशन है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट कांट बी डेप्रिसिएशन। अभी हमने देखा लैंड को आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिटलेस है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। देखिए कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को आप कॉस्ट के अंडर नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि ये होती है शॉर्ट टाइम की एडवर्टाइजिंग या किसी तरह का प्रमोशन जब आपका नया प्रोडक्ट आ रहा है।
फिर बोलता है कि द टर्म डिप्लीशन is applied to the process of measuring and recording the exhaustion of resources such as mines, oils, wells, etc. When should we start depreciating asset? जब वो अवेलेबल हो जाती है यूज़ के लिए तब आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हो। आई होप फ्रेंड्स आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आप वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।